अभी अगले 20 मिनट में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो पूरे 12 साल के लिए बस्तर में वास्तव्य के लिए थे। जैसे कि हम सबको मालूम है, आज के हमारे गेस्ट स्वामी महेश्वरानंद जी। तो सबसे पहले स्वामी जी, मैं आपका फिर एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। स्वामी जी से बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप सभी को स्वामी जी का जो परिचय है वो करवाना चाहूँगा। स्वामी जी पिछले 30 सालों से रामकृष्ण मठ से जुड़े हैं। इन 30 सालों में स्वामी जी का ओडिशा, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ में कार्य रहा है। फिलहाल स्वामी जी कटिहार के रामकृष्ण मिशन के आश्रम के सेक्रेटरी है। और जब स्वामी जी 12 साल के लिए छत्तीसगढ़ में थे, तब नारायणपुर जिले में जो रामकृष्ण मठ का आश्रम है, उसमें स्वामी जी कार्यरत थे। अक्सर हम नारायणपुर, अबुझमाड़ इन जगहों का नाम मीडिया में नक्सलवाद की राजधानी इस रेफरेंस के साथ ही सुनते हैं, लेकिन इसी एरिया में पिछले 30 सालों से रामकृष्ण मठ का सामाजिक कार्य शुरू है। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अगले 20 मिनट में वहां पे रामकृष्ण मठ का क्या कार्य शुरू है और चलता आ रहा है, और उसमें उनके अनुभव क्या थे, ये हमारे साथ शेयर करें। नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिनी तापहारिणे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बस्तर की भाषा में जोहर। बहुत खुशी की बात है कि मैं ज्ञान प्रबोधिनी किसी कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, खासकर ज्ञान सेतु का कार्यक्रम है। तो मुझको सर्वप्रथम हमारे पुंक्षी सर की याद आ रही है। मैं उनसे मार्गदर्शन लेता था, उनसे हमारे मार्गदर्शक थे, उनकी भी आदत है। तो उनको याद करके मैं बातें शुरू करता हूँ। आपके जैसे मैं युवा अवस्था में था, और जब ज्ञान प्रबोधिनी ग्रंथालय में मैं नेशनल ज्योग्राफी नाम का एक मैगजीन देख रहा था, पत्रिका देख रहा था। और ये पत्रिका उस समय बहुत कम जगह मिलती थी, लेकिन हमारे ज्ञान प्रबोधिनी में आती थी। तो उसमें मैंने एक इथोपिया के बारे में लेख पढ़ा, और कैसे वहां कुपोषण से लोग मर रहे हैं। विशेषकर उसमें जो फोटो देखा मैंने माल न्यूट्रिशन बच्चों के, और मन बड़ा विचलित हुआ, और ऐसा लगा कि कभी ना कभी जीवन में आदिवासियों का काम हमको करना मौका मिला तो हम करेंगे। आगे जाके मैं बस्तर में पहुंच गया रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ता के रूप में। बस्तर कहने से बस्तर उस समय जिला था, अभी बस्तर संभाग कह सकते हैं। 7 जिलों में बटा हुआ है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना बड़ा क्षेत्र है? लगभग 39,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो केरल राज्य से भी बड़ा है। केरल में लोकसभा में 20 सांसद चुने जाते हैं, बस्तर में 2 सांसद चुने जाते हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या 25 लाख के भी आसपास होगी, और केरल की 3 करोड़ के आसपास होगी। तो इतना बड़ा एक क्षेत्र है, 7 जिलों में भी बटा हुआ है। लेकिन जो कि जनसंख्या कम है, तो ये पहाड़ों जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है। मैं अभी आदिवासियों का आपको वर्णन करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा जीवन आनंद का कोई हो ही नहीं सकता है। इस कार्यक्रम में बोलने का था, इसलिए मैंने वहीं की एक लड़की, हमारी छात्रा थी, उसको परसों दूरभाष किया, फोन किया, और उससे मैंने बात किया, और उसको मैंने प्रश्न पूछा कि आप क्या सोचती है बस्तर के बारे में, बस्तर बोलने से आपके मन में क्या आता है। वह नर्स का काम करती है, हमारे स्कूल की लड़की, 7-8 साल से। तो उसने मेरे को उत्तर दिया कि बस्तर के हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान जीते मतलब दे लिव इन प्रेजेंस। कल का क्या है उसकी उनके लिए बहुत चिंता नहीं रहती। आज का खा लिया, सो गए, सुबह उठ के देख लेंगे। इसका मतलब है कि उन लोगों की आवश्यकता बहुत कम है। फिर बस्तर कहने से, आदिवासी कहने से, पूरा बस्तर संभागीय आदिवासियों से भरा हुआ है। तो बस्तर के शहरों में भी आदिवासी रहते हैं, बस्तर के कस्बों में भी आदिवासी, और बस्तर के गांवों में भी आदिवासी रहते हैं। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये बस्तर के देहातों में रहने वाले, लेकिन अभी उसमें बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। ये सब चीज अभी हर गांव में होगी ऐसा नहीं, लेकिन साधारणतः बस्तर की जो संस्कृति है, उसमें हम लोग देखते हैं
कि बस्तर के लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम रहने के कारण, बहुत ही आवश्यकता है, मतलब एक सामान्य कपड़ा पहनते हैं, खाने के लिए जो भी जंगल में मिलता है खाते हैं, फल फूल जो मिलता है जंगल में वो खाते हैं, और शिकार करके खाते हैं। अब अगर पूछेंगे कि वो लोग क्या खाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि क्या नहीं खाते हैं। मतलब बड़ा से बड़ा जानवर बैल से लेकर फिर मयूर को भी खाते हैं, और फिर चूहा को भी खाते हैं, और सिर काट के सांप को भी खाते हैं। तो जंगली सब जानवर लगभग वो लोग खाते हैं। और जो थोड़ी बहुत खेती करके उसमें उपज आता है उसमें खाते हैं। आवश्यकता चीज उनको बाजार से लाते हैं सप्ताह में। उनके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज कौन सी होगी, तो ये नमक है। नमक वहां नहीं मिलता है, नमक। और तेल बहुत कम व्यवहार करते हैं, लेकिन तेल। तो इन लोगों की जीवन शैली ऐसी है। छोटा सा घर है, कपड़ा भी बहुत तन ढकने लायक है। इस नमक लाने के लिए या बाजार जाने के लिए आज भी बहुत सारे बस्तर के इलाके हैं जहां लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 30-35 किलोमीटर तक पैदल चले जाते हैं। और ऐसे जगह हैं जहां 4 महीनों में कोई आदमी जा ही नहीं सकता है, पहुंचविहीन रास्ते जगह। तो उनको 4 महीने का सब सामान अपने पास रखना पड़ता है। तो ये बस्तर का लोगों का जीवन देख सकते हैं हम लोग। खेती करते हैं थोड़ा बहुत। पारंपरिक ये लोग जो खेती करते थे उसको पेंदा खेती कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन कहते हैं। एक जगह खेती किया कुछ साल, और फिर वहां से दूसरी जगह चले गए। मतलब एक जगह जंगल साफ कर दिया, उसको जला दिया, और वहां खेती कर दिया। लैंड फर्टाइल है, उत्पादन अच्छा होता है उत्पाद, और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फिर खेती करते हैं। खेती करते मतलब नांगल भी नहीं चलाते ये लोग, हल भी नहीं चलाते थे। कोई बीज का छिड़काव कर दिया और उसमें जो आ गया, जिसको एग्रीकल्चर की भाषा में माइनर मिलेट्स कहते हैं, कोदो, कुटकी, रागी वगैरह। माने मराठी में वरी, नाचनी हो सकता है। तो उस प्रकार की जो चीजें वही ज्यादातर खाते हैं। उसका गर्मी में पेज बना के पीते हैं। इन लोगों के त्योहार होते हैं अपने, बहुत सारे त्योहार होते हैं। खासकर जब चावल आता है, मतलब आम भी तोड़ना है तो आम आदमी का पेड़ का नहीं तोड़ता है जब तक आम की पूजा नहीं होती। आम की पूजा करके ही खाते हैं। धान की फसल आता तो नया खाई एक त्योहार रहता है, तो उसमें पूजा करके ही धान भी खाते हैं। इन लोगों का एक मेला जैसा रहता है, ककसाड़ कहते हैं, वो साल में होता रहता है। देवताएं इनकी जो है, वो देवता पत्थर की मूर्ति या लकड़ियां मूर्तियां, अंगा देव कहते हैं और देव कहते हैं, ये सब उनके त्योहार है। लेकिन इस सब में उनके जीवन में एक चीज उनके साथ में रहती है, जो जन्म से मृत्यु तक, वो है शराब। किसी भी आनंद के, दुख के क्षण में ये लोग शराब पीते। शराब मतलब वहां एक, अभी मैं कुछ वीडियो में एक चित्र देखा, वहां एक पेड़ है, वो पाम फैमिली का आता है, उसको सल्फी कहते हैं। जैसे छीन का पेड़ रहता है वैसे ही, और उसमें हड़ी लगा के उसमें से सीधा आता है। लगभग वो अल्कोहल ही होता है, उसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो महुआ का पेड़ है। तो ये शराब पीना और नाच गाना करना, आनंद में रहना। ऐसे भी हम लोगों के जैसे क्लब रहते हैं, वैसे पहले घुटुल नाम की व्यवस्था होती है। अभी भी कुछ देहात में है, जहां सब गांव के लड़के लड़कियां आती हैं, शाम को वहां रहते हैं, नाच नृत्य होता है, गाना होता है। ये उनका जीवन है। बात लड़कियों का निकली तो यहाँ की महिलाएं बहुत एक्टिव या बहुत काम करने वाली है, पुरुष लोगों से ज्यादा। यहाँ तक कि मैं देखता था कि साइकिल चला के महिलाएं गांव में, हमारे खेत में काम करने के लिए महिला साइकिल चला के आती थी। बहुत शौक था उनका साइकिल चलाने का। तो घर का लगभग काम सब महिलाएं करती हैं। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम वगैरह कुछ जगह में घर की मुखिया महिला रहती, वैसे मुखिया नहीं, महिला नहीं रहती, महिलाओं को वैसे अधिकार नहीं है। लेकिन घर का कामकाज जो है वो ज्यादातर महिलाएं, घर का मतलब खेती का काम भी महिलाएं ज्यादा करती हैं। कुछ काम है वो पुरुष करते हैं। तो इन लोगों का ये ऐसे ही जीवन। अगर बीमार पड़ गए तो गांव में ओझा रहते हैं, ओझा से दवाई लिया, झाड़ फूक करता है, वो कुछ बताएगा, फिर वो बताएगा नहीं एक बकरी देना पड़ेगा, एक मुर्गा देना पड़ेगा, वो भी दिया जाता है, और उसी में उनकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसे मानते हैं जो होता है। तो बीमारी के लिए उनकी यही उनकी व्यवस्था है। शादियां होती है, शादी के कुछ नियम रहते हैं। शादी करने मतलब शादी तैयार करने के लिए भी जाना है तो घर से शराब लेके जाना है वहां। और ये सब उत्सव होते हैं, उसमें हम लोगों के यहाँ जैसे कुछ मिठाई और कुछ भी खाने का होता है, तो साधारणतः यहाँ बड़ा बैल काटा जाता है और उसको भी खाया जाता है। ये मैं एकदम भीतर के जंगलों में जो बात बता रहा हूँ। अभी बाहर में आदिवासी समाज थोड़ा अलग तरह से काम कर रहा है।
पारंपरिक रूप से आदिवासी लोग गैया का दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि उनकी ये धारणा है कि गैया का दूध जो है वो उसके बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो उनको गैया का वैसे कोई उपयोग नहीं है उनके पास, क्योंकि खेत में हल भी नहीं चलाते थे, तो बैल भी उनको लगता नहीं था। तो गैया बैल उसका उनकी वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है जो हम लोगों को रहती है वैसे। तो इसलिए उसके प्रति उनकी बहुत उस तरह से ममता या कुछ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों का जीवन है। फिर कुछ मनोरंजन के साधन है उनके, वो लोग नाच नृत्य करते हैं। वैसे साप्ताहिक बाजार में जाते हैं। ये बाजार में एक बड़ी मजेदार चीज है, ये बस्तर के हर बाजार में आपको देखने को मिलेगा कि बाजार लगा रहता है और बाजार के बीच में एक जगह रहती है लकड़ी से घेरी हुई, जैसे आप बॉक्सिंग का या कुश्ती का जो मैदान रहता है वैसे, और उसके बीच में मुर्गा लड़ाई होती है। मुर्गाओं की लड़ाई मतलब मैं गांव से एक मुर्गा लेके गया और कोई लेके आया, और ये मुर्गा के पैर में एक चक्कू जैसा कुछ लगा रहता है, ब्लेड जैसा, और उनकी लड़ाई होती है। एक मुर्गा दूसरे को गिरा देता है, मात्र 5-10 मिनट में हो जाता है ये काम, और जो जीत जाता है उसको मुर्गा मिलता है। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। ये जब मुर्गा लड़ाई चलता है, मान लीजिए एक सफेद मुर्गा और एक काला मुर्गा है, तो उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, बेटिंग होता है, और वो ये 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कई सौ रुपए एक दूसरे के हाथ से इधर उधर हो जाते हैं। तो आदिवासी लोगों के घर में आप जाए तो बच्चों को बीमारी का भी जितना ख्याल नहीं करते हैं, उससे ज्यादा वो अपना लड़ाई का मुर्गा और सेल्फी का पेड़ इससे बहुत करते हैं कि सेल्फी का पेड़ उनको पैसा देता है शराब बेच के या कुछ करके। पहले तो इन लोगों के पास पैसा भी नहीं था, नकदी कैश नहीं थी, तो कमोडिटी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। बड़ी मजे की बात है कि गांव से वो लोग आ गए और उनकी आवश्यकता मानो नमक है, तो व्यापारी के पास आते थे और तराजू में एक तरफ में व्यापारी उनका जो सामान लाया वो रखता था। मान लीजिए उसने इमली लाया और इमली वहां रख दिया 1 किलो, बिल्कुल उतना ही वजन का वो नमक उनको देता था। अच्छा, किसी ने शहद लाया, हनी लाया, तो शहद भी 1 किलो वहां रखता था और उसके बदले में भी 1 किलो नमक ही मिलता था। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोरेशन लगेगा, लेकिन उसके बारे में अभी समय नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा ऐसी होती है, ऐसा कहने से लगता है तुरंत एक्सप्लोरेशन होता है। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि इतना करने के लिए भी व्यापारी गुजरात से, मारवाड़ी, राजस्थान से वहां जाके बैठे हैं, इसलिए उनको नमक भी मिल रहा है, तो उनका योगदान एकदम हम नहीं छोड़ सकते हैं व्यापारियों का भी। लेकिन फिर भी ये तरीका था। तो शिक्षा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं आता है। अभी गाँव में शिक्षा है थोड़ी बहुत। अभी गाँव में एक व्यक्ति बहुत बड़ी काम करती है इस आदिवासी एरिया में, यह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा वर्कर। गांव के लोग सब उसको मानते हैं। मतलब परंपरा रूप से गांव में बच्चों के नाम रखते थे, वो बच्चों के नाम बड़े अर्थपूर्ण रहते थे। मतलब जिसका नाम अकालू है, तो समझ लो कि जिस साल अकाल पड़ा है, ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, उस साल ही वो जब पैदा हुआ है। और जिस साल भले अच्छी बारिश हुए तो उस समय सुकालू पैदा होता है, उसका नाम सुकालू रहता है। रविवार को पैदा होने वाली लड़की को इतवारी कहते हैं, और सोमवार को पैदा होने लड़के को सोमवारू कहते हैं। किसी लड़के का नाम बाजारू है और उस गांव का बाजार अगर शुक्रवार का लगता है तो समझ लिए वो शुक्रवार को हुआ है। लड़की का नाम सोमवती, मंगलदाई, सोमदाई, मंगलदाई, ऐसे लड़कियों के भी नाम होते हैं। तो इसके बड़े अर्थ रहते हैं, गाँव के नाम के भी अर्थ रहते हैं, सबके अर्थ हैं। यहाँ बहुत प्रकार के आदिवासी रहते हैं। सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स में माड़िया ट्राइब है, उसके अलावा गोंड है, हलबा है, भतरी है, और इन लोगों की भाषा मिलती जुलती है लेकिन अलग है। अभी जैसे बातों में कह रहे थे कि हल्बी भाषा ये मराठी से मिलती जुलती है। मतलब अगर शुरू में कहते वहां, तो हम कहते कि जोहार दादी। अभी दादी इस शब्द का मतलब मराठी में दादा है, वही शब्द है। हिंदी में दादी का अलग अर्थ होता है, लेकिन हल्बी में दादा। मैं अच्छी छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ, हल्बी समझ सकता हूँ, लेकिन जिनके पास आप लोग जाते हैं, मैं जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ हमेशा, वो हमारे सुनीता ताई और राम सर, गोडबोले सर। ये लोग अच्छी हल्बी गोंडी भाषा बोलते, बहुत कठिन भाषा है, दक्षिण की भाषाओं से मिलता है, लेकिन विगत 25-30 साल से बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर मेरे मन में आपके प्रति थोड़ा भी सम्मान हो तो 1000 गुना उनके प्रति रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी बहुत सेवा काम करते हैं। मेरे पीछे संस्था सन्यासी है, लेकिन वो लोग बहुत ही काम करते हैं, आदरणीय। तो वो लोग गोंडी भाषा जानते हैं, लेकिन मैं नहीं सीख पाया मेरे को, क्योंकि मेरा काम ऐसा होता था कि इतना मिल नहीं सकता था। मैं लोगों से मिलता था, लेकिन लोग मुझसे हिंदी बोलते थे, तो
उनके त्योहार में जाना, मैं सन्यासी करके बहुत सारी मर्यादा आती थी, तो मैं उतना मिलजुल नहीं सकता था, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ, बोलता हूँ मतलब, लेकिन गोंडी भाषा में सीख नहीं पाया, लेकिन इनकी ये भाषा है। ये हो गया आदिवासी लोग, मैं बता रहा हूँ जंगलों में रहते हैं एकदम इसमें। इसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं वो थोड़े से कस्बों में रहते हैं, मतलब जंगल से लगे हुए, लेकिन जहां शहर के रास्ते पहुंचे हुए हैं। घर का कोई एक आध सदस्य है, वो कोई नौकरी करता है, पैसा कमाता है, इस तरह से जो है। तो उन घरों में बहुत सारा आदिवासी संस्कृति मिलेगा, लेकिन उसमें शहर का संस्कृति भाई कुछ अंग। ये मैं बता रहा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इतना प्रभाव है कि अभी बच्चों के नाम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखते हैं, इसलिए अभी दीपक, संदीप ऐसे बच्चों के नाम आ गए हैं। नहीं तो पहले ये बच्चों के नाम नहीं थे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कहेगी वही लोग मानते हैं। कुछ भी एप्लीकेशन करना है, कुछ भी करना है, पहले जैसे गाँव में गुरुजी हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे महाराष्ट्र में और दूसरी जगह, लेकिन यहाँ अभी आदिवासी क्षेत्र में बहुत जंगलों में जाके काम करने वाली जो दीदी रहती हैं, शहर से या थोड़ा सा गाँव से आती है, कभी कभी उसके पास मोपेड वगैरह रहती है, छोटी सी गाड़ी रहती है, और नहीं तो साइकिल में आती है, पर्स रहता है, तो बड़ा उन लोगों को विशेष लगता ही है। तो ये महिलाएं बहुत बहुत मतलब बहुत ही काम करती है, मतलब सरकार की जो योजना है उसको ठीक ठीक क्रियान्वित करने का सबसे बड़ा दायित्व किसका होगा, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है, और ये बहुत बड़े काम करते हैं। तो इनके माध्यम से गांव का विकास असल में हो रहा है, आदिवासी लोगों का विकास। जितनी बाधाएं हो, कुछ भी हो, बारिश हो, वो पहुंच जाती है गाँव में। खासकर महिलाओं का जो बच्चे पैदा होते हैं, बीमारियां रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी देखभाल ये लड़कियां करती हैं या महिलाएं करती हैं, और उनका योगदान इसमें अभी बहुत है। मतलब मैं इसलिए, और उसमें से बहुत से उस क्षेत्र में आदिवासी लड़कियां ही हैं। तो ये आदिवासी लड़के जो शहर के पास रहते हैं, थोड़ा सा गांव से थोड़ा शहर के बीच में रहते हैं, वो लोगों को थोड़ा खेती अच्छे करते हैं, खेती में कोई सुधार है, लेकिन बहुत सारे त्योहार ये सब जो है वो वैसे ही उनके रहते हैं, गांव के जैसे रहते हैं। लेकिन जो एकदम शहर में रहते हैं, वो ज्यादातर लोग शहर जैसे रहते हैं, गांव में बीच बीच में जाते रहते हैं। गांव में जाना भी उनके लिए दिक्कत रहता है, क्योंकि गांव की रहना उनको असुविधा लगता है। तो ये है। अभी इसमें कोई सामने प्रश्न पूछा था औद्योगिक वहां की स्थिति के बारे में, तो सब मैं जो कह रहा हूँ, जिस क्षेत्र में कह रहा हूँ वहां तो बहुत सारे कारणों के कारण, जिसका मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहां का आतंकवाद और ये है, वहाँ सरकारी योजनाएं नहीं जाते तो वहाँ उद्योग धंधे कहाँ से आएंगे, प्रश्न पूछ रहे। तो उद्योग धंधे बहुत नहीं है उस क्षेत्र में। कुछ शहरों में है, मतलब बस्तर में जैसे जगदलपुर वगैरह में है थोड़े बहुत, लेकिन बाकी व्यवसाय उद्योग धंधे बहुत ही कम है। वहाँ का एक बड़ा व्यवसाय है, आप जानते हैं, जो बीड़ी बनता है, तेंदू पत्ता कहते हैं। ये तेंदू पत्ता वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। ये बाहर के व्यापारी जाके वहां से करते हैं। उसमें आदिवासियों को बहुत पैसा मिलता है ऐसा नहीं है। आदिवासी लोग जब गांव में आते हैं, बाजार में आते हैं, तो बाजार में जब आते हैं तो उनके पास आप कोई भी बाजार के पहले, जहाँ बाहर गांव के बाहर में देखेंगे, जिस जहाँ बाजार लगता है थोड़ा सा बड़ा गांव में, तो उसके गांव के बाहर में कुछ लोग बैठे रहते हैं, व्यापारियों के दलाल रहते हैं। तो ये लोग हैं, ये जो आदिवासी ने उनके उत्पाद लाए उसको खरीद लेते हैं, और बहुत ही कम दाम में मतलब खरीदते हैं उनसे। मतलब अब कुकुन जो रहता है जिससे रेशम बनता है, उसका रेशम का कीड़ा रहता है, और वो जो बनाता है, तो एक एक कुकुन में 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर भी ये निकल सकता है रेशम। लेकिन मैं जब था वहां, 1 रुपए में 3 खरीदा था, अभी 10 रुपए में खरीदते होगे, तो उसका कितना दाम होता होगा। और वो एक दो तीन खोजने के लिए वो लोग कितना जंगल में घूमते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। तो बहुत मेहनत करके लाते हैं उनको उत्पाद, ये खरीदते हैं, ये उनका आय का एक स्रोत रहता है, मतलब ये बेचकर। अभी किसी ने ये भी प्रश्न पूछा, खैर प्रश्न बाद में लेना, लेकिन सामने दिख रहा है करके मैं बोल रहा हूँ कि आरोग्य की स्थिति, तो आरोग्य की स्थिति तो बहुत खराब है वहाँ लाइफस्टाइल। इसलिए मैं बताया कि पहले आप अगर ये सब सोचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि कल की चिंता नहीं करने वाले। हम में से भी बहुत सारे युवा, आप नहीं है, लेकिन कल की चिंता करते ही नहीं है, आज का दिन काट दिया आनंद में। तो वो लोगों का जीवन वैसा ही है, आनंद का जीवन। लेकिन ये आनंद के पीछे आप वहां के बच्चों को देखेंगे, तो मैं जो जीवन में पहली बार चित्र में देखा था, मुझको लगा था कि अफ्रीका में जाके मैं काम करूंगा, उससे भी गए बीती स्थिति हमारे देश में पहली बार मुझको पता चला, मैं जब वहां गया तो माल न्यूट्रिशन बड़ी समस्या है, कुपोषण। बच्चों को, आप कुपोषित बच्चों को देखिए तो बड़ा पेट रहता है, हाथ पैर थोड़े छोटे रहते हैं, तो ये अवस्था उनकी है। और
दवाइयों के लिए वो अभी आते हैं, लेकिन बहुत कम। जिस क्षेत्र में हम काम करते थे उसको अबूजमाड़ कहते हैं। ये लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर अनसर्वेड लैंड ऑफ इंडिया। इसका कोई सर्वे नंबर नहीं। आप कहीं भी शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, हर जमीन को एक नंबर रहता है सरकारी, लेकिन वहां कोई सर्वे हुआ नहीं है। तो ये इस क्षेत्र में लगभग सब काम, सरकारी काम नहीं चलता था, इसलिए रामकृष्ण मिशन करता। हमारे हेल्थ वर्कर है रामकृष्ण मिशन का, वहाँ 35 बेड का अस्पताल है जहाँ रोज ऑपरेशन सर्जरी होता है। और लेकिन ये इतना बड़ा क्षेत्र का छोटा सा है, इसलिए मैं उस काम को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे धारणा होगी कि सब जगह ऐसा होता है। तो मैं ये नारायणपुर का एक विशेष भाग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जो नाम सुनते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, कुंटा, कांकेर, कोंडागांव और ये सब जगह है, वहां स्थिति और अलग है। मतलब तो बहुत अस्पताल, ये सेवाएं, अभी तो कोविड में आपको पता चला कि पूना के पास 40 किलोमीटर गांव में भी बहुत सारी अच्छी नहीं है, तो वहां तो अब पूछिए मत, सेवा नहीं है और लोग चाहते भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं है उसकी। हाँ, अभी बच्चों जैसे शिक्षा, लेकिन शिक्षा के प्रति उन लोगों की लालसा बड़ी है। शिक्षा बच्चों को पढ़ाने वो लोग चाहते हैं। दुर्भाग्य से कुछ कारण ऐसे हैं जिससे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं। और बहुत सारे आदिवासी बच्चे आके समाज में निकल रहे हैं। हम जहाँ काम करते हैं, हमारे स्कूल से कोई भी 10वीं का लड़का आतंकवाद में नहीं गया। लगभग 250 से 300 हमारे छात्र ये शिक्षक के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने अगर हायर एजुकेशन लिया तो बाहर जाते हैं, लेकिन वो कम शिक्षा करके तुरंत नौकरी में लग गए। पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन एक आदिवासी बच्चा जिसको खेल कूद, स्वामी विवेकानंद जी के विचार जानते हैं, ऐसे बच्चे शिक्षक के रूप में वहां काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का बहुत अच्छा रुझान है। रामकृष्ण मिशन छोड़ के भी बाकी जगह में बच्चों की लालसा, आप लोग जाते हैं, आप लोग देखे हो कि इतने लालायित रहते हैं वो बच्चे लोग से किस काम के लिए। तो ये उन लोगों का साधारण एक जीवन है, इनका जीवन। तो दूर से देखने से लगता है बहुत अच्छा जीवन है। और किसी एक अधिकारी को एक बार लगा भी ऐसा कि उनको कहना था कि इस जंगल में रास्ते क्यों बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी जीवन है तो उनको वैसा ही रहने दो। वैसे रहने दो मतलब माल न्यूट्रिशन, बीमारियों से पड़े हुए, एवरेज स्पैन लाइफ 50 या कुछ 50 साल का आदमी एकदम बूढ़ा जैसा लगती है, औरत बूढ़ी जैसी लगती है। बच्चे कितने होते हैं लेकिन जीवित कितने रहते हैं। तो उसको हम आनंद का जीवन नहीं कह सकते हैं। और उनको समाज लूट रहा है और वो लूटे जा रहे हैं, तो उसको हम आनंद का जीवन नहीं कह सकता है। तो उस तरह से, उसी उद्देश्य से हम लोग जब काम में गए थे, तो बड़े सरकारी IAS ऑफिसर एक थे जिन्होंने इस काम के लिए थोड़ा सा पहले नाराजगी व्यक्त की, और उन्होंने उस समय रास्ते वगैरह बनाने के लिए मना किया। आज क्या स्थिति हो गई हम जानते हैं। रास्ते नहीं बना के हम नहीं गए तो कोई गया। एक बात ये भी आती रहती है हमेशा कि हम लोग जाते हैं या ये लोग पढ़े लिखेंगे तो इनकी संस्कृति बदल जाएगी। तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि संस्कृति कोई एक तालाब नहीं है या पौंड नहीं है। संस्कृति एक नदी है, फ्लोइंग है, वो बहती रहती है, वो कोई एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है। तो आप नहीं बदलने से संस्कृति आदमी की बदलने वाली है। कोई किसकी संस्कृति बदलती है। मैं हमेशा, वहां लोग आते तो उनको पूछता था कि आप बच्चे, आपके बच्चे आपके माँ को क्या कहते थे, तो माँ कहते थे। आप बच्चे माँ को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। आपके बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। तो संस्कृति बदल गया। आपके बच्चे पढ़ के लिख के कहाँ हैं, तो कोई दिल्ली चला गया, कोई और कहीं चला गया, और कोई तो अमेरिका में भी चला गया। तो आप लोग सब अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जाएंगे, और हम ऐसा सपना देखेंगे कि आदिवासी लोग हैं वहीं गांव में रहे, वो अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो बाहर जाएंगे। तो ये सोच थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि आदिवासियों को भी विकास से अधिकार है। बल्कि वो बाहर आने से, उनमें से कोई अधिकारी बना, कुछ बना, तो उस क्षेत्र का और अच्छा विकास वो कर सकते हैं और समाज में कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर संस्कृति नहीं बदलने तो और कोई जाके संस्कृति बदलेगा। तो संस्कृति बदलना मतलब संस्कृति में उनके जो पूजा पाठ नियम जो, उसमें कोई दखल देना नहीं। संस्कृति मतलब उनको कुछ नैतिक चीज सिखाना, अच्छी चीज सिखाना और समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। हाँ, उसमें कुछ डिसएडवांटेज अवश्य है। मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे अगर विदेश में जाते हैं तो उसका डिसएडवांटेज है ही, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाना नहीं चाहिए। तो उस जाने से जो अच्छे हम उनको संस्कार करेंगे, तो हमारे ज्ञान प्रबोधिनी कितने विद्यार्थी विदेशों में हैं, लेकिन वहां रह के भी इस देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, तो हम संस्कार करके उनको छोड़ेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। तो हम लोग ये कहते हैं कि संस्कृति बदल जाएगी, ये भी एक धारणा रहती है लोगों की। तो मुझको लगता है ये धारणा भी ठीक नहीं है। बाकी मुझको लगता है समय खत्म हो गया होगा। बहुत सारी बातें 20 मिनट में बताना मुश्किल है। मैं 11 साल वहाँ 12 साल था, और उसमें से ज्यादातर काम मेरा सीधा लोगों से काम करने का मौका मुझको मिलता।